हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली सिंगला एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्पेसिफिकली आज वाली वीडियो में हम सिंक्रोनाइजेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। इससे पहले जो दो सेशंस आए थे, फर्स्ट सेशन के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए थे वो कवर किए हैं। सेशन 2 के अंदर हमने 2020 वाले क्वेश्चंस के साथ साथ प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे क्वेश्चंस किए। तो आज वाले सेशन के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पे ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं वो किस टाइप की वैल्यूज ले सकते हैं, और बाइनरी सेमाफोर कैन टेक द वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाय का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब जो बाइनरी सेमाफोर है वो दो तरीके की वैल्यूज ले सकते हैं। कौन सी? जैसे हम बाइनरी बिट्स में बोल रहे हैं, दैट इज टेकिंग द बिट 0 और 1। तो इसका मतलब बाइनरी सेमाफोर हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज ले सकते हैं, दो ही वैल्यूज ले सकते हैं, दैट इज 0 एंड 1। 2 is not possible, any non-negative integer, any integer not possible। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जिसमें हम सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं उसमें फुल सेमाफोर को इनिशियलाइज किससे करते हैं। सी ओवरव्यू देती हूं मैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या बोलती है कि जो प्रोड्यूसर है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग सम आइटम्स, है ना। जैसे रियल लाइफ में होता है, कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो आइटम्स को प्रोड्यूस करता है एंड कंज्यूमर उन आइटम्स को कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर जब आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहां पे रख रहे हैं? एक बफर के अंदर रख रहे हैं। अब इनिशियली सेमाफोर कितना फुल है? फुल मींस कितने आइटम है। तो इनिशियलाइज किससे होगा? अभी तक इनिशियली ना तो प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस किया, और जब तक प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कंज्यूमर कुछ कंज्यूम ही नहीं कर सकता। सो जो फुल सेमाफोर है वो इनिशियलाइज किससे करेंगे? कितना फुल है? अभी इनिशियली कोई आइटम आया ही नहीं, तो फुल सेमाफोर की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 0, क्योंकि कोई आइटम ही नहीं आया। ये बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू बफर साइज ऑफ n। बफर साइज n का मतलब है कि आप n आइटम्स रख सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आपको कोई तो साइज, कोई तो कैपेसिटी का बफर लेना पड़ेगा, बट फुल सेमाफोर क्या होगा? फुल अगर आपके पास n साइज का बफर है एंड प्रोड्यूसर ने n आइटम्स प्रोड्यूस कर दिए, कंज्यूमर ने कोई आइटम कंज्यूम नहीं किया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि सेमाफोर फुल हो गया। बट इनिशियली दैट इज इक्वल टू 0। 1 का मतलब है कि एक आइटम प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन नहीं है। n-1 भी इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम है वो क्या इशू इलिस्ट्रेट करती है। द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम इलिस्ट्रेट्स इशू ऑफ। क्या ये सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है? नहीं। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बेसिकली क्या बोलती है कि हम डाइनिंग टेबल पे कुछ फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, दोज आर इन द थिंकिंग मोड। मेरी ड्राइंग खराब है तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। सो देयर आर फ्यू फिलोसफर्स जो एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं एंड इन्होंने कुछ बाउल ऑफ राइस मंगवाया एंड देयर आर फ्यू चॉपस्टिक्स। ठीक है। अब हर एक फिलोसोफर को कुछ खाने के लिए कितनी चॉपस्टिक्स चाहिए? ऑब्वियसली बात है, बोथ द चॉपस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। अगर मैं इस चॉपस्टिक की बात करूं तो फिलोसोफर 1 और फिलोसोफर 2 ये दोनों इस चॉपस्टिक को शेयर करेंगे। अगर प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं है, सारे फिलोसफर्स अपनी राइट वाली चॉपस्टिक को पहले उठा लेते, तो P2 ने अपनी राइट वाली चॉपस्टिक उठा ली, P3 ने अपनी राइट वाली चॉपस्टिक उठा ली। सो दिस वे इफ ऑल द philosophers are going to pick their right chopstick, तो क्या होगा? इस फिलोसफर ने अपनी चॉपस्टिक उठा ली, ये अभी नहीं है हमारे पास। अब खाने के लिए सेकंड चॉपस्टिक चाहिए, क्या ये खा पाएंगे खाना? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है कि सबने एक साथ खाना शुरू कर दिया, जबकि चॉपस्टिक्स इनके पास शेयर हो रही है। सब एक साथ खा सकते थे अगर सबकी प्लेट अलग है, सबकी चॉपस्टिक्स अलग है। तो ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि P1 इज वेटिंग
कि P2 अपना खाना खत्म करे और चॉपस्टिक मुझे मिले, P2 वेट कर रहे हैं कि P3 अपना खाना फिनिश करे और चॉपस्टिक में मुझे मिले। तो बेसिकली एवरीबडी इज वेटिंग ऑन द अदर प्रोसेस टू रिलीज द रिसोर्सेज एंड दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द लॉन्गर टाइम, जिसको हम बोलते हैं स्टार्वेशन। तो ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। इट हैज नथिंग टू डू विद सीपीयू शेड्यूलिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद मेमोरी एलोकेशन, और ना ही इसका पेज रिप्लेसमेंट से कोई लेना देना है। सो दिस इलस्ट्रेट्स द इशू ऑफ डेडलॉक एंड स्टार्वेशन। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉनिटर डिफर्स फ्रॉम अ सेमाफोर इन दैट, कैसे डिफरेंट होते हैं? मॉनिटर के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एनफोर्स नहीं करता, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है मॉनिटर्स के अंदर वो इनबिल्ट होती है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मॉनिटर्स कैन नॉट यूज द कंडीशन यूज कंडीशन वेरिएबल्स, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो कैन नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेमाफोर्स आर सेफर देन द मॉनिटर्स, ऐसा नहीं है, सेमाफोर्स आर नॉट एट ऑल सेफर देन द मॉनिटर्स। बस फर्क इतना है कि जो सेमाफोर्स है उनको मैनुअली मैनेज करना पड़ता है प्रोग्रामर्स को। तो अगर मैं मॉनिटर के डिफरेंस की बात करूं तो मेजर डिफरेंस यही है हमारे पास कि सेमाफोर्स को प्रोग्रामर मैनुअली मैनेज करते हैं, जबकि मॉनिटर्स ऑटोमेटिक और बिल्ट इन होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। Next one is on the basis of the busy waiting or the spin lock, this is acceptable when? कब acceptable होते हैं? Busy waiting means जब आपके पास जो waiting time है that is expected to be very short, तब वो कुछ टाइम के लिए वेट करता है, that is busy waiting। अगर क्रिटिकल सेक्शन बहुत लंबा है तो वहां पे वो वेट नहीं करता, तो ऑप्शन ए बाहर हो जाता है। मल्टीपल सीपीयूज आर नॉट अवेलेबल, दिस हैज नथिंग टू डू विद द बिजी वेटिंग और द स्पिन लॉक। प्रोसेस इज आईओ बाउंड, इसका भी बिजी वेटिंग या स्पिन लॉक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब वेट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी शॉर्ट, उस टाइम पे बिजी वेटिंग या स्पिन लॉक एक्सेप्टेबल होते हैं। स्पिन लॉक का बेसिकली मतलब होता है इट इज गोइंग टू वन प्रोसेस देन टू द अदर प्रोसेस टू वन प्रोसेस देन टू द अदर प्रोसेस। तो बिजी वेटिंग हम तब यूज करते हैं जब आपके पास मल्टी प्रोसेसर स्पिन लॉक्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम। ये बोल रहे हैं कि रीडर राइटर प्रॉब्लम इंश्योर्स। अब रीडर का काम क्या है? रीडर राइटर प्रॉब्लम मींस दिस इज आल्सो अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे हम कोई फाइल को रीड कर रहे हैं तो मल्टीपल रीडर्स शुड बी अलाउड टू रीड साइमल्टेनियसली, कोई इशू नहीं आता। अगर मान लो कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने वेबसाइट पे देखना शुरू किया रिजल्ट, सो मेनी स्टूडेंट्स मेनी यूजर्स कैन रीड द रिजल्ट एट द सेम टाइम। और होता भी ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक यूजर एक स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो अदर स्टूडेंट्स और अदर यूजर्स आर नॉट अलाउड टू चेक देयर रिजल्ट। सो रीडर्स साइमल्टेनियसली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट राइटर्स कैन नॉट परफॉर्म द राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ये कॉन्सेप्ट हम कॉन्करेंसी कंट्रोल में डीबीएमएस में भी पढ़ते हैं। रीड रीड हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट अगर एक यूजर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरा यूजर रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है टेम्परेरीली उसने कुछ वैल्यू लिखी हो और इन द मीन टाइम द अदर यूजर हैज परफॉर्म द रीड ऑपरेशन, दूसरे यूजर ने आके वैल्यू को रीड कर लिया जो टेम्परेरीली लिखी गई थी, जब बाद में चेक किया तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दैट इज नोन एज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो दिस इज नॉट अलाउड। सिमिलरली अगर एक यूजर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सो इट इज नॉट अलाउड। देन WWB हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों होता है? एक यूजर ने कोई वैल्यू लिखी और उसके बाद दूसरे यूजर ने कोई वैल्यू लिख दी, तो जो फर्स्ट यूजर ने चेंजेस किए थे, जो वैल्यू लिखी थी, दैट विल बी ओवररिटन। तो ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं। दीज ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। अगर प्रॉपरली नहीं इन ऑपरेशंस को मेंटेन करते तो कई बार कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स आती। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है रीडर राइटर प्रॉब्लम इंश्योर्स मल्टीपल रीडर्स रीड साइमल्टेनियसली, मल्टीपल रीडर्स
साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई यूजर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइटर्स नीड द एक्सक्लूसिव एक्सेस। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव एक्सेस का मतलब ये है कि अगर राइटर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे कोई और यूजर कोई और ऑपरेशन रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। ओनली वन रीडर एट अ टाइम। अगर ऐसा कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे तो कॉन्करेंसी कंट्रोल तो ठीक है, बट इससे परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएगी, तो दिस इज नॉट अलाउड। राइटर्स राइट व्हाइल रीडर्स आर रीडिंग, यानी कि राइटर्स कोई भी डेटा को राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जब कुछ रीडर्स उस डेटा को रीड कर रहे, दिस इज नॉट अलाउड। रीडर्स एंड राइटर्स आर ऑलवेज हैविंग द इक्वल प्रायोरिटी, नहीं, दोनों की प्रायोरिटी सेम नहीं है। अगर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे तो साइमल्टेनियसली कोई और रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये की पॉइंट्स ध्यान में रखिए, दैट इज इट। बाकी डीबीएमएस के अंदर दोबारा कंकरेंसी कंट्रोल इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग द रीड ऑपरेशंस और द राइट ऑपरेशंस। Next question, which is not one of the Kaufman's four necessary conditions for deadlock? डेडलॉक के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है? ठीक है, नॉट पूछा है। तो डेडलॉक आने के लिए सबसे पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हैं, रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस हो रही है, तो डेडलॉक आने की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो डेडलॉक आने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना जरूरी है। Hold and wait. This indicates that one process is holding, process P1 is holding the resource R1. Resource R1 P1 को मिला हुआ है and P1 is waiting for the resource R2. Waiting for resource R2 and resource R2 is allocated to process P2. अब इस केस में क्या होगा? P1 वेट कर रहा है कि जो P2 को रिसोर्स मिला हुआ है वो फ्री हो, और P2 वेट कर रहा है कि जो P1 को रिसोर्स मिला हुआ है वो फ्री हो, ताकि मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूं। सो बेसिकली P1 एंड P2 बोथ आर होल्डिंग one रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, और दोनों में से कोई भी रिसोर्स को रिलीज नहीं करना। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? P1 इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज, P2 भी ये कर रहे हैं। सो होल्ड एंड वेट, this is also a necessary condition. Circular wait, क्या ये हमारे पास necessary condition है? बिल्कुल। P1 is waiting on P2 and P2 is waiting on P1, ये हमारे पास necessary condition होती है, especially when we have a single instance resources. अगर multiple instance resources है तो अगर किसी भी रिसोर्स ने कोई भी एक भी रिसोर्स को रिलीज कर दिया, फ्री करवा दिया, तो दूसरा प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। तो वहां पे हम सर्कुलर वेट नेसेसरी कंडीशन नहीं बोलते, बट डेफिनेटली सर्कुलर वेट स्पेशली व्हेन वी हैव सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज, सो दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। कारण क्या है इसका? प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए बिना इसने रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया। तो अगर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए बिना रिसोर्सेज को रिलीज कर रहे, दूसरे प्रोसेस को मिल जाएंगे वो रिसोर्सेज, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो इस तरीके से सिस्टम डेडलॉक से बाहर आ जाए। तो कंडीशन, फोर्थ कंडीशन होती है हमारे पास नो प्रीएम्पशन। तो यहाँ पे नो वर्ड को इसने गायब कर दिया, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि प्रीएम्पशन हमारे पास नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर नो प्रीएम्पशन दिया होता तो डेफिनेटली नो प्रीएम्पशन इज वन ऑफ द four necessary conditions for deadlock. So correct answer for this question is option C. Next one, the Banker's algorithm is used for, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डेडलॉक का। बैंकर्स एल्गोरिथम किस लिए यूज करते हैं? डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए और डेडलॉक रिकवरी के लिए। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम डेडलॉक आने नहीं दे रहे। अब डेडलॉक आने की जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये चार कंडीशंस होती हैं। अगर मैं प्रिवेंट करूंगी ये चार कंडीशंस ना आए किसी तरीके से सिस्टम में, तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो उसमें बैंकर्स एल्गोरिथम की मुझे जरूरत नहीं है। डेडलॉक डिटेक्शन,
तो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, विल लुक एट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में मेरे पास साइकिल बन रहे विद सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज, तो वहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डेडलॉक है या नहीं है। उसके लिए भी मुझे बैंकर्स एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या देखते हैं कि जो भी मेरे पास प्रोसेसेस गिवन है, अगर मैं उनको रिसोर्सेज एलोकेट करती हूँ, क्या सिस्टम मेरे पास सेफ स्टेट में होगा या अनसेफ स्टेट में होगा, एम आई गेटिंग एनी सीक्वेंस जिससे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बाद मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में रहे। अगर सेफ स्टेट में रहेगा तो इट इज डेडलॉक फ्री। सो डेडलॉक अवॉइडेंस के केस में डेफिनेटली वी यूज द बैंकर्स एल्गोरिथम। इसमें हमें प्रोसेसेस गिवन होते हैं, हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट गिवन होती है, मैक्सिमम नीड गिवन होती है, कितने रिसोर्सेस ऑलरेडी एलोकेटेड है और कितने रिसोर्सेस की रिमेनिंग नीड है, एंड विद द अवेलेबल रिसोर्सेस क्या वो रिक्वायरमेंट किसी सीक्वेंस में फुलफिल हो सकती है सो दैट वी गेट अ सेफ सीक्वेंस। तो ये प्रोसेस किसमें हम फॉलो करते हैं, इन द बैंकर्स एल्गोरिथम। सो बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस 100% ट्रू। डेडलॉक रिकवरी इज नॉट ट्रू। डेडलॉक के रिकवरी का मतलब होता है कि अब डेडलॉक सिस्टम में आ चुके हैं, अब इस डेडलॉक से रिकवर कैसे करें। रिकवर करने के लिए जो प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है उनमें से किसी प्रोसेस को किल कर दो या सारे प्रोसेसेस को किल कर दो, वहां पे भी हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम कहीं पे नहीं आता। सो अनडाउटेडली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी। ये देखिए यहाँ पे अभी हम बैंकर्स एल्गोरिथम में बात कर रहे थे सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट की। सो अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट इफ, किसी भी सिस्टम को हम सेफ स्टेट में कब बोलते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई सेफ सीक्वेंस है किसका, प्रोसेसेस का, कि इस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेडलॉक नहीं आएगा। सो दैट इज नोन एज अ सेफ स्टेट। अगर मेरे पास ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा कि सारे प्रोसेसेस बिना डेडलॉक के एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अनसेफ स्टेट। So here, system is in safe state if no process is waiting। नहीं, वेट तो करना पड़ सकता है, बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर हमें मिल रहा है सेफ सीक्वेंस, तो सेफ स्टेट में होगा। देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, डेफिनेटली हमारे पास प्रोसेस सेफ स्टेट में होगा। ऑल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, ये सेफ स्टेट इंश्योर नहीं करता। नो डेडलॉक हैज अकर्ड येट, अगर अभी तक डेडलॉक नहीं आया, हो सकता है कि आगे चलकर डेडलॉक आ जाए। तो अगर अब तक कोई डेडलॉक नहीं आया तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में है। सो दिस डज नॉट इंश्योर सेफ स्टेट। सो आंसर इस क्वेश्चन के लिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ओके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, डेडलॉक इज डेफिनेटली प्रेजेंट इफ, अभी अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर हमारे पास दो तरीके की नोड्स होती हैं, एक रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस को, दूसरी रिप्रेजेंट करती है रिसोर्स को। मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं एंड इफ देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्स, यहाँ पे R1 का भी एक ही इंस्टेंस है, R2 का भी एक ही इंस्टेंस है। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो आप डॉट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, इट विल वर्क। हमारे पास इसमें दो तरीके की एजेस होती है। व्हेन अ प्रोसेस इज, ये प्रोसेस से R1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये मेरे पास रिक्वेस्ट एज है, यानी कि प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R1 एंड प्रोसेस P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R2। जबकि रिसोर्स R1 अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज जाती है तो इसको हम बोलते हैं एलोकेटेड। दिस मींस दैट रिसोर्स R1 is allocated to process P2 and resource R2 is allocated to process P1। अब यहाँ पे होल्ड एंड वेट हो रहे, P1 and P2 both are holding one resource and waiting for the other resource। तो क्या हो गया, P1 बोल रहे कि पहले P2 अपना रिसोर्स मुझे दे दे, मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके रिसोर्सेस दे दूंगा। P2 बोल रहे कि P1 रिसोर्स फ्री करे। दोनों क्या हो गए, आमने सामने आगे अटक गए। जैसे रोड के ऊपर कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन। P1 और P2 सिंगल वे रोड है, एक ही गाड़ी निकल सकती है, दो गाड़ियां बिल्कुल आगे आमने सामने आके खड़ी होगी और दोनों बोल रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या होगा भाई, खड़े रहो इनफाइनाइट टाइम के लिए, एंड दैट इज डेडलॉक। तो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेस अगर है तो हमारे पास यहाँ पे डेडलॉक आ सकता है।
अब दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं, इसी के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रही हूं। अगर मेरे पास दो इंस्टांसेस हैं, मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ सम रिसोर्सेज अवेलेबल एंड दिस इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस P3। ये एलोकेटेड है प्रोसेस P3 को, P3 को और कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। अब ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंप्लीट सच एग्जीक्यूशन। P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तो ये रिसोर्स फ्री हो गया, दैट मीन्स दिस रिसोर्स इज अवेलेबल। अब P2 P1 को R1 का रिसोर्स एक इंस्टांस चाहिए था, सो दिस विल बी एलोकेटेड टू दिस वन, है ना। इसको रिसोर्स R1 का इंस्टांस चाहिए था, जो P3 के पास था इंस्टांस, दो इंस्टांसेस थे, जो एक इंस्टांस P3 के पास था वो P1 को मिल गया। अब P1 को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R1 और R2 का एक एक इंस्टांस चाहिए था, दोनों मिल गए, सो इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। पहले इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, देन इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, देन फाइनली जो रिसोर्स P1 को मिला हुआ था, नाउ दैट रिसोर्स विल बी रिलीज्ड and it will be allocated to the process P2, hence it will complete its execution। इसमें डेडलॉक नहीं आया। तो कहने का मतलब कि डेडलॉक कब आएगा, जब आपके पास साइकिल बन रहे हैं और रिसोर्सेज का सिंगल इंस्टेंस है। सो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। साइकिल एग्जिस्ट एंड ईच रिसोर्स हैज ओनली वन इंस्टेंस। बिल्कुल जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, विदाउट P3 सिंगल इंस्टांस लिया था R1 का, तो वहां पे साइकिल बन रहा था एंड डेडलॉक आया था। साइकिल एग्जिस्ट एंड रिसोर्सेज हैव मल्टीपल इंस्टांसेस। अब इस केस में मेरे पास साइकिल बन रहा है, P1 से R1, P2 एंड R2 साइकिल बन रहा है, बट मल्टीपल इंस्टांस होने की वजह से ये डेडलॉक से बाहर आ गया। सो दिस इज नॉट दैट, डेडलॉक नहीं आएगा। अ प्रोसेस हैज मल्टीपल रिक्वेस्ट एजेस, उससे हम डेडलॉक इंश्योर नहीं कर सकते। डेडलॉक आने के लिए साइकिल बनेगा और वो भी सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स में। नंबर ऑफ एजेस कितनी है, रिक्वेस्ट एजेस कितनी है, असाइनमेंट एजेस कितनी है, दैट डज नॉट प्लेज एनी रोल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए। तो सिंक्रोनाइजेशन के बाद डेडलॉक के इक्वेशंस चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेडलॉक रिकवरी। रिकवरी के अंदर क्या करते हैं, गोइंग टू टर्मिनेट द प्रोसेस और सस्पेंड द प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं कि डेडलॉक रिकवरी बाय प्रोसेस टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, सारे प्रोसेसेस को सस्पेंड कर देते हैं, एक एक करके प्रोसेसेस को सस्पेंड करते हैं, सो दैट इट कम्स आउट ऑफ द डेडलॉक। अगर मैं सारे प्रोसेसेस को एक ही शॉट में सस्पेंड करूंगी तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी, हर प्रोसेस ने कुछ प्रोग्रेस की हुई है, यानी कि कोई प्रोसेस है जो 25% ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई प्रोसेस है जो 35% एग्जीक्यूट हो चुका है, कुछ परसेंटेज वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है। तो अगर मैं सारे प्रोसेसेस को एक साथ सस्पेंड कर दूंगी तो जो भी उन्होंने सीपीयू टाइम यूटिलाइज किया वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। सो सस्पेंडिंग ऑल प्रोसेसेस इज नॉट अ गुड आइडिया। हम क्या देखते हैं कि एक एक करके प्रोसेसेस को सस्पेंड करो, उसमें भी विक्टिम फाइंड करने का एक तरीका तो ये होता है कि जो रिसोर्सेस जो प्रोसेस सबसे ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दो, सो दैट इट रिलीजेस मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेस जो बाकी के प्रोसेसेस को मिल जाएंगे, जिससे सिस्टम के डेडलॉक से बाहर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस प्रोसेस की सबसे कम एग्जीक्यूशन हुई है उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दो, जो नया प्रोसेस अभी अभी शुरू हुआ था उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दो, ताकि जो यूटिलाइज हुए हैं रिसोर्सेज उनकी वेस्टेज बहुत ज्यादा नहीं हो। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेलेक्टिंग द विक्टिम, बट हाँ, rather than suspending all the processes in one go, will be aborting one or all the deadlocked process to break the cycle। जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ होंगे, एक प्रोसेस को भी सस्पेंड करके डेडलॉक से बाहर आया जा सकते हैं। एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हमें काम तो उसी से चलाना पड़ेगा। सो एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज इज नॉट अ वे ऑफ डेडलॉक रिकवरी। रीस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार ये भी काम नहीं करता क्योंकि रिसोर्सेज तो ऑलरेडी प्रोसेसेस को मिले हुए हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन B, that is aborting one or all deadlock processes to break the cycle। साइकिल ब्रेक करने के लिए मुझे एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस को सस्पेंड करना पड़ेगा।
Next we have a numerical where we are given with number of processes in a system. सिस्टम के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, 12 आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं और हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 4 रिसोर्सेज। कैन डेडलॉक अगर ये पूछ रहे डेडलॉक आएगा क्या? एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला के साथ नहीं बताऊंगी, सिंपल तरीका याद रखो। मैनुअल अप्रोच कई बार नंबर ऑफ प्रोसेसेस पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस होंगे विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर आपको रिसोर्सेज पूछ लेते हैं कि मिनिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेसेस गिवन होंगे, हर प्रोसेस के रिक्वायरमेंट गिवन होगी। तो सिंपल तरीका क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास 3 प्रोसेसेस है, ये तो क्लियर है, P1 P2 एंड P3। P3 हर प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उससे एक एक कम रिसोर्स एलोकेट करवा दो, कारण ताकि हम ये बोले कि अगर ये सिनेरियो है वर्स्ट केस तो डेडलॉक आ सकता है। अब हर प्रोसेस के रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे बोलिए 4 है, तो व्हाट आई डू इज आई एलोकेट 3 रिसोर्सेस। अगर मेरे पास 9 रिसोर्सेज होंगे तो मेरा सिस्टम डेडलॉक में आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं, 9 के साथ आई मे गेट अ पॉसिबिलिटी लाइक P1 P2 P3, और यहाँ पे 4 रिसोर्सेज दे दिए, यहाँ पे 1 दे दिया, एंड हियर वी आर गोइंग टू गिव लाइक 2 और 3। लेट्स से दिस इज द सिनेरियो। अब इस केस में डेडलॉक नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, इसको 4 रिसोर्सेज चाहिए, P2 को मिल जाएगा, P3 को मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि 9 रिसोर्सेज के साथ डेडलॉक नहीं आ रहा, बट वर्स्ट केस में 9 रिसोर्सेज के साथ डेडलॉक आ सकता है, क्योंकि हर प्रोसेस को कंप्लीशन के लिए 4 रिसोर्सेज चाहिए। मैंने तो 3 दिए। अब क्या होगा? P1 इज वेटिंग फॉर 1 मोर रिसोर्स, P2 इज वेटिंग फॉर 1 मोर रिसोर्स, P3 इज ऑल्सो वेटिंग फॉर 1 मोर रिसोर्स। तो सिंपल तरीका क्या होता है, चेक कीजिए कि हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे एक एक कम रिसोर्स दे दो। कई बार सारे प्रोसेसेस की सेम रिक्वायरमेंट होती है, कई बार डिफरेंट भी होती है, डिफरेंट है तो भी ये काम करेगा तरीका। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि रिक्वायरमेंट कितनी है, उससे एक एक कम एलोकेट करवा दो। अब इतने रिसोर्सेस के साथ मेरे पास डेडलॉक आ सकते हैं। डेडलॉक कैन अकर विद 9 रिसोर्सेस। अगर मुझे डेडलॉक फ्री करने तो मैं क्या करूंगी, किसी एक प्रोसेस को एक एक्स्ट्रा रिसोर्स दे दो +1। इससे +1 से क्या हो जाएगा, इट विल बी डेडलॉक फ्री। ये +1 देना किसको है, किसी को भी दे दो, P1 को दे दो, P2 को दे दो, P3 को दे दो। लेट्स से मैंने P2 को दे दिया, सो इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। इसके चारों रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे। वो P1 या P3 को एक एक और चाहिए था, इसके 4 रिसोर्सेस फ्री हुए, एक P1 को दे दिया, एक P3 को दे दिया, चारों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो मिनिमम अगर आपके पास 10 रिसोर्सेज हैं, अगर 10 रिसोर्सेज हैं तो आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री होगा गारंटेडली। Guaranteedly it will be deadlock free। Deadlock free। ठीक है, तो 10 रिसोर्सेज के साथ अगर डेडलॉक फ्री आ रहा है तो 10 से ज्यादा है, 10 रिसोर्सेज और मोर इंश्योर्स द डेडलॉक फ्री सिस्टम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, each needs at most 4 resources, can deadlock अगर नहीं, डेडलॉक कभी नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं कि यस हमेशा आएगा, गलत, कभी नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओनली इफ ऑल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, अगर सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट कर देते, 3 प्रोसेसेस बोले, 12 रिसोर्सेस हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 4 4, किसी को किसी के ऊपर वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सबकी डिमांड ही 4 रिसोर्सेज की थी और डायरेक्टली 4 रिसोर्सेज मिल गए, सो इट विल एग्जीक्यूट, डिपेंड्स ऑन शेड्यूलिंग, उस पे भी कुछ डिपेंड नहीं करता। इस सिनेरियो में कभी भी आपके पास डेडलॉक नहीं आएगा। So far, we have discussed the concepts from CPU scheduling. We have discussed the questions from synchronization, then deadlock. अब मैं next unit ले रही हूँ, that is memory management, which is very very important. तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि internal fragmentation हमारे पास system में कब आती है?
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमने दो टर्म्स पढ़ी है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या बोलती है कि मेमोरी इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास फिक्स साइज ब्लॉक्स है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग इज देयर। लेट्स से फिक्स साइज पार्टीशनिंग में यहाँ पे मेरे पास 50-50 के ब्लॉक्स है, ये भी 50 kb का है, ये भी 50 kb का है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 50 kb। जरूरी नहीं है कि फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हमारे पास जो फिक्स पार्टीशनिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस भी फिक्स्ड हो सकते हैं और नंबर ऑफ और साइज ऑफ द पार्टीशन कैन बी फिक्स्ड। यहाँ पे मैंने 50-50-50 kb ले ली। फर्स्ट प्रोसेस आया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ P1 की रिक्वायरमेंट है 40 kb। अब क्या होगा, एक ब्लॉक इसे अलॉट कर दिया कि ठीक है भाई तुम ये ब्लॉक ले लो, 40 kb की मेमोरी तो इसने यूज कर ली। व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग 10 kb? दिस इज फ्री। ये 10 kb मेरे पास फ्री है। ऑल्दो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ P1, ये एक ब्लॉक P1 को दिए, P1 ने 40 kb की मेमोरी यूज कर ली, बाकी की 10 kb फ्री है। कैन दिस मेमोरी बी एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस? नो। Let us assume that there is one more process coming up with the requirement of 50 kb. Process P2 को 50 kb दे दिया, यहाँ पे कोई memory wastage नहीं हो रही, ठीक है ये चलेगा, accepted. No free memory is there. Then there was one more process जिसमें मैंने 45 kb की memory allocate करवा दी to process 3. What about the remaining 15 kb of memory? Remaining 5 kb, 5 kb बचा, ये मेरे पास 5 kb के फ्री। Although this complete memory is allocated to process P3, ये प्रोसेस को allocated है बट प्रोसेस इसको यूज नहीं कर रहा, तो ये कि this is internal wastage, this is known as internal fragmentation. Internal fragmentation means when the memory is allocated to some process but process उस allocated memory को यूज नहीं कर रहा, that is internal fragmentation. और ये होती कब है, जब आपके पास फिक्स साइज पार्टीशनिंग हो। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम के लिए जाओ, जिसमें हमारे पास इनिशियली एक बिग चंक ऑफ ब्लॉक इज देयर, हमारे पास एक बड़ा ब्लॉक होता है, जैसे 40 प्रोसेस P1 आया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 40 kb, सो 40 kb ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड, जितनी चाहिए उतनी एलोकेट करेगा। फिर मेरे पास 110 kb की मेमोरी बची, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आया जिसको रिक्वायरमेंट है 50 kb की, 50 kb की मेमोरी अलॉट कर दी टू प्रोसेस P2। देन एक और प्रोसेस आया जिसको 45 kb की मेमोरी चाहिए, सो 45 kb ऑफ मेमोरी इज अलॉटेड P3। एक प्रोसेस आया P4 that requires 15 kb of memory, तो एलोकेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे हो पा रही थी, 10 kb की मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हुई, 5 kb की मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हुई, बट दिस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर प्रोसेस, सो दिस इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वेरिएबल साइज के अंदर जितनी रिक्वायर्ड है एक बड़े ब्लॉक में से उतना टुकड़ा काट के प्रोसेस को एलोकेट कर दो। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, लेट अस एज्यूम दैट प्रोसेस P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली एंड दिस रिलीजेस द मेमोरी। प्रोसेस 4 ने भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, इसने भी मेमोरी रिलीज कर दी। अब मेरे पास 40 kb की मेमोरी फ्री है, किसी प्रोसेस को मिली हुई नहीं है। 15 kb की मेमोरी भी फ्री है, किसी प्रोसेस को मिली हुई नहीं है, एंड देयर इज सम प्रोसेस दैट इज डिमांडिंग फॉर लेट्स से 55 kb ऑफ मेमोरी। सफिशिएंट मेमोरी मेरे पास अवेलेबल है, 40 प्लस 15 इज 55 kb, सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल है, बट स्टिल दिस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू प्रोसेस P5 क्योंकि ये एक साथ अवेलेबल नहीं है। जब हम मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं, फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम और वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम, हम कंटिन्यूअस मेमोरी की बात करें, यानी कि प्रोसेस को जो मेमोरी चाहिए वो 15 kb की कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए। अब यहाँ पे 55 kb मेमोरी अवेलेबल है, बट वो अलग अलग जगह पे, कुछ टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कुछ टुकड़ा कहीं पे पड़ा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास तरीका क्या आया, दैट इज पेजिंग। That is paging. So overall idea is
We have the concept of fixed size partitioning. फिक्स साइज पार्टीशनिंग में प्रॉब्लम आई हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, कि प्रोसेस को मेमोरी एलोकेटेड है बट प्रोसेस यूज नहीं कर रहा, तो हमने बोला कि साइज को फिक्स मत करो, क्या करो, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पे चले जाओ। ठीक है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। रीजन इज क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए। ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये मेरे पास कंटिन्यूस मेमोरी के। Here we are talking about contiguous memory. तो अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए क्या किया कि एक प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको जहां पे मेमोरी मिल रही है मेमोरी अलॉट करवा दो। सो नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। तो ये ओवरव्यू है मेमोरी मैनेजमेंट का। बाकी आगे डिटेल में आएंगे। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मींस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली सपोर्ट्स द यूजर व्यू। यूजर्स व्यू ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब है कि यूजर हर एक मॉड्यूल को, कोड स्निपेट को ये मान के चलता है कि साइज डिफरेंट हो सकता है। सो सेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन सेगमेंटेशन, ऑब्वियसली नॉट फिक्स साइज पार्टीशनिंग में। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर किया है। सो दिस पॉइंट इज करेक्ट। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है, इंटरनल नहीं आती। लिंक्ड एलोकेशन में हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आती। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, इन अ पेजिंग सिस्टम द पेज टेबल इज स्टोर्ड इन। जो पेज टेबल है उसको भी हम मेमोरी में सेव करवाते हैं। आपने देखा होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं टीएलबी एक्सेस टाइम, टीएलबी इज स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी, बट पेज टेबल, क्योंकि पेज टेबल का साइज भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल। सो पेज टेबल इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। सो सीपीयू रजिस्टर्स में तो बिल्कुल सेव नहीं कर सकते, सेकेंडरी स्टोरेज तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैशे के अंदर हम टीएलबी टेबल स्टोर करवाते हैं, बट पेज टेबल इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ये आपके पास टीएलबी टेबल के लिए होती है कैशे। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, which allocation strategy always allocates the smallest sufficient free block? This is all on the basis of, ये जो क्वेश्चन है this is on the basis of allocation policy. Allocation policy. स्मॉलेस्ट सफिशिएंट फ्री ब्लॉक का मतलब है जिसमें कम से कम वेस्टेज हो। फर्स्ट फिट क्या बोलते हैं, जो भी आपके पास ब्लॉक्स हैं उनमें से पहला अवेलेबल ब्लॉक दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, दैट इज नोन एज फर्स्ट फिट। वो ये नहीं देखता कि इसमें फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है, मेमोरी कितनी वेस्ट हो रही है। सो दैट इज फर्स्ट फिट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, फर्स्ट फिट का मतलब होता है फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमसे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट फ्री ब्लॉक पूछ रहे, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक या ऐसा ब्लॉक जिसमें कम से कम मेमोरी वेस्ट हो। बेस्ट फिट, बेस्ट फिट के अंदर क्या करते हैं, जो ब्लॉक रिक्वायरमेंट के क्लोजेस्ट है दैट ब्लॉक इज एलोकेटेड, दैट इज बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट मींस मैक्सिमम वेस्टेज होगी, सबसे बड़ा ब्लॉक जिसमें आपका प्रोसेस फिट आ जाए, दैट इज वर्स्ट फिट। इसमें सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है। नेक्स्ट फिट मींस जो भी आपने लास्ट ब्लॉक एलोकेट करवाया उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करता है, दैट इज नेक्स्ट फिट। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन पॉलिसीज। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट सफिशिएंट फ्री ब्लॉक मींस सबसे छोटा ब्लॉक जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, दैट इज बेस्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टीएलबी इज यूज्ड टू। अभी हमने बोला कि जो पेज टेबल है दैट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। तो हर बार अगर मुझे किसी पेज को रेफर करना है, एक्सेस करना है, हर बार अगर मैं पेज टेबल को रेफर करूंगी तो मुझे मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि मेमोरी की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा एक्सेस टाइम होगा, एंड वी नो दैट मेन मेमोरी कैपेसिटी इज मच मोर देन द कैशे मेमोरी कैपेसिटी। तो कैशे मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है, कैशे मेमोरी
एक्सेस टाइम इज लेस देन मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। और हमें ये भी मालूम है कि एक्सेस टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। अगर टाइम कम है तो परफॉर्मेंस ज्यादा है, टाइम ज्यादा है तो परफॉर्मेंस कम है। सो एक्सेस टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो डेफिनेटली अगर टाइम अगर परफॉर्मेंस कम है, स्लो स्पीड है, तो टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने के लिए। तो एक्सेस टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि टीएलबी बफर विच इज स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी। तो इससे क्या होगा, मैं सबसे पहले अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है सीपीयू जनरेट सम लॉजिकल एड्रेस, तो सबसे पहले हम टीएलबी टेबल के अंदर देखेंगे। टीएलबी टेबल के अंदर विल कीप द एंट्रीज व्हिच आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा टेबल चेक करना नहीं पड़ेगा, मेन मेमोरी पे नहीं जाना पड़ेगा। इफ यू गेट द एंट्री इन द टीएलबी टेबल तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट इन द फिजिकल मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू हैज जनरेटेड सम लॉजिकल एड्रेस। यहाँ पे जो भी मुझे एड्रेस मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लुक इनटू द टीएलबी टेबल। एंट्री मुझे टीएलबी टेबल में मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे टीएलबी हिट भी हो सकता है। हिट मींस एंट्री मुझे टीएलबी टेबल में मिल गई, और देयर कैन बी टीएलबी मिस, यानी कि एंट्री इज नॉट अवेलेबल इन द टीएलबी टेबल। सारी एंट्रीज इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि टीएलबी टेबल इज स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी, सो इट्स कैपेसिटी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। इफ इट्स अ केस ऑफ कैशे मिस, तो पूरे के पूरे पेज टेबल को रेफर करना पड़ेगा। इट विल रेफर टू द पेज टेबल। इट रेफर्स टू द पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर आपके पास फ्रेम नंबर मिलेगा। इट विल टेक दैट फ्रेम नंबर एंड एक्सेस द पेज इन द फिजिकल मेमोरी। यहाँ पे आपके पास फिजिकल एड्रेस आता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी रीड द डेटा फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस स्पेस। और अगर मुझे यहाँ पे टीएलबी हिट मिल जाता है, डायरेक्टली इट विल एक्सेस द रिक्वायर्ड पेज। तो यानी कि मुझे ये पेज टेबल को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, एक कैशे मेमोरी एक्सेस लगेगा और एक मेन मेमोरी। न्यूमेरिकल के लिए भी ये फॉर्मूला काम आता है। तो अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हो तो इजीली यू कैन राइट द फॉर्मूला। अगर टीएलबी हिट होता है then there is a requirement of one cache access and main memory access। और अगर TLB में मिस होता है तो आपको एक मेन मेमोरी एक्सेस यहाँ पे लगेगा और एक मेन मेमोरी एक्सेस यहाँ पे लगेगा। Although this is not required to attempt this question, this is just for your understanding. So translation locusite buffer is used to store the entire page table. Entire page table is stored in the main memory. Wrong. Cache recently used page table entries to speed up the translation। बिल्कुल speed up करने के लिए ही जो frequently accessed या recent entries हैं उनको cache के अंदर रखते हैं, that is in the TLB। So this seems to be correct। Performs disk to memory transfer, obviously not। Manages the free frame list, not। So correct answer is option B। Next question, 32-bit address space physical sizes, page size is given to you. How many entries are there in the page table? 32-bit address space है, दो तरीके हैं। या तो आप एड्रेस स्पेस के बेसिस पे कैलकुलेट द साइज। टोटल आपके पास पेज साइज, एंड अगर आपको पेज साइज दिया है तो डेफिनेटली पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज। फ्रेम साइज। नंबर ऑफ एंट्रीज मुझे पेज टेबल में फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, मुझे एड्रेस बिट्स कितनी दी है 32 बिट्स, तो एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 raised to power 32 एंड पेज साइज इज गिवन एज 4 KB
4 kb is nothing but 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2, k is 2 raised to power 10 bytes. So it comes out to be 2 raised to power 12 bytes. अगर मैं इसको simplify करूं, I'll get 2 raised to power 20. So correct answer is option C. But यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ा. This is although method 1, you can go for it. बहुत सारे लोग इससे करते हैं, but I'll recommend पूरे पेजिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, अगर आप उससे कर लेते हो तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे विदाउट cramming any formula. हमने क्या बोला? CPU is generating some address, that is the logical address, है ना? Logical address bits कितनी given है? This is given as 32 bits. Total 32 bits ले रहे हैं, ठीक है. Now this logical address space is divided into two parts. One is representing the number of page numbers and other one is representing the offset. D क्या represent कर रहा है? Offset. Offset means word size. यहाँ पे मुझे पेज साइज गिवन है, वर्ड साइज गिवन है, विच इज ऑफ 4 kb. 4 kb मींस 2 raised to power 12. अगर मैं 2 raised to power 12 को रिप्रेजेंट करूं, 2 raised to power 12 बाइट्स को रिप्रेजेंट करूं, इट टेक्स 12 बिट्स. 12 आ गई तो रिमेनिंग आर 20. तो नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में मेरे पास कितनी होंगी? दैट विल बी 0 to 2 raised to power 20. पेज नंबर से आपको एंट्री मिलेगी एंड हियर यू विल गेट द फ्रेम नंबर. तो आप इस तरीके से भी डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो. कई बार आपको फिजिकल एड्रेस गिवन होता है एंड दे आस्क फॉर फिजिकल एड्रेस गिवन है. ऑफसेट बिट्स दोनों सेम होती है. यहाँ पे 12 है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी 12 आएगा. इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देंगे एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द अदर वन. तो अगर इस तरीके से विजुअलाइज करते हो तो यू कैन अटेम्प्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, कंपैक्शन इज अ सॉल्यूशन फॉर. अभी हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के केस में देखा था कि वन चंक ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल इन वन पार्ट ऑफ द मेमोरी. एक पार्ट किसी और कॉर्नर में पड़ा हुआ है, दूसरा कहीं और पड़ा हुआ है. तो अगर मुझे इन सबको इकट्ठा करना है, सम प्रोसेस रिक्वायर्स. मैं पिछली डायग्राम पे चलती हूँ which we have already constructed. यहाँ पे हमने क्या बोला था? 40 kb of memory is available here. This is for variable partitioning and 15 kb of memory is here. मेरे पास नया प्रोसेस आया that requires 55 kb of memory. तो इस केस में क्या होगा भाई? सफिशिएंट मेमोरी तो है बट एक साथ नहीं है. तो इसका एक तरीका क्या है कि जो बिजी है मेमोरी उसको एक तरफ मूव कर दो, जो फ्री स्लॉट्स है उनको एक साथ इकट्ठा कर दो. इकट्ठा करना मीन्स कंपैक्ट करना. तो इससे अनडाउटेडली जो फ्री स्पेस है वो इकट्ठी हो जाएगी, एक बड़ा चंक बन जाएगा एंड किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फुल हो सकती है. बट लिमिटेशन इज कंपैक्शन के केस में जब मैं इन प्रोसेसेस को मूव करूंगी, जितने भी बिजी प्रोसेसेस है, रनिंग प्रोसेसेस है, उनको मेमोरी के एक एंड की तरफ मूव करवा दो, जो फ्री स्लॉट्स है उनको दूसरी तरफ करवा दो. अब जब रनिंग प्रोसेसेस को आप मूव करवाओगे तो कहीं ना कहीं पे इट विल डिस्टर्ब द एग्जीक्यूशन ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस. ये एक लिमिटेशन है कंपैक्शन की. सो कंपैक्शन यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछेगी कि किसका सॉल्यूशन है. इज दिस द सॉल्यूशन फॉर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? नहीं. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन तो हमारे पास वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम था. इज दिस द सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? ऑब्वियसली यस. पेज फॉल्ट्स तो वो होते हैं कि अगर आप मेमोरी के अंदर कोई पेज को रेफर कर रहे हो एंड इट्स नॉट अवेलेबल इन द फ्रेम्स इन द फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो पेज फॉल्ट आता है. थ्रैशिंग इज ऑब्वियसली नॉट रिलेटेड हियर. थ्रैशिंग इज जब आप सीपीयू परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते रहते हो, बट एक टाइम पे आके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? इट जस्ट कीप्स ऑन स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेसेस. उसको इनफ टाइम ही नहीं मिलता कि वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाए. वहां पे हमारे पास थ्रैशिंग आता है. नेक्स्ट वन इज हाउ सेगमेंटेशन डिफर्स फ्रॉम पेजिंग इन दैट. सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस होता है? सेगमेंटेशन मैंने अभी आपको बताया था, दिस सपोर्ट्स यूजर्स व्यू ऑफ प्रोग्रामिंग.
और यूजर क्या बोलता है कि हर मॉड्यूल का साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि मेरे पास मॉड्यूल का साइज फिक्स हो। सेगमेंटेशन यूजेस फिक्स साइज डिवीजन, नहीं, ये पेजिंग के अंदर होता है, बट सेगमेंटेशन ये बोलता है कि वेरिएबल साइज हो सकते हैं। सेगमेंटेशन यूजेस वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट्स, पेजिंग यूजेस फिक्स साइज स्ट्रिंग्स, दैट इज ट्रू। बोथ यूजेस फिक्स साइज, नहीं, सेगमेंटेशन तो फिक्स साइज ले ही नहीं सकता, पेजिंग एलिमिनेट्स फ्रेगमेंटेशन एंटायरली, कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत आपके पास रह सकती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एंट्री आपको पेज टेबल में नहीं मिलती, पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, तो हमें उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से लोड करना पड़ता है। दैट मीन्स if a page is not found in the physical address space, then we need to load that page from the logical address space। वहां पे आपके पास पेज फॉल्ट आता है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, दैट शुड बी अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। So page fault occurs when page is found in the TLB, वो तो TLB हिट हो गया, बल्कि वो तो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देगा। You need not to look into the page table. पेज इज फाउंड इन द मेन मेमोरी, अगर पेज मेन मेमोरी में मिल गया तो फॉल्ट कैसे आया? फॉल्ट तो तब आएगा जब पेज आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। रेफरेंस पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, 100% राइट। पेज टेबल इज करप्टेड, पेज तो मिला ना। पेज फॉल्ट आता है जब पेज मेन मेमोरी में फिजिकल एड्रेस स्पेस में अवेलेबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल है, प्यारा सा। क्या बोल रहे? मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन एज 20 nanoseconds, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 100 nanoseconds एंड द पेज फॉल्ट रेट इज 65%। अगर पेज फॉल्ट आने का रेट 65% है, तो पेज फॉल्ट नहीं आने का रेट क्या होगा? इट विल बी नो पेज फॉल्ट, या तो आप इसको डायरेक्टली 35% लिख लो, दैट इज 0.35 and this is 0.65, or you can also write it like page fault is 1 minus 0.65, तो भी आपके पास कितना आ गया? 0.35। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर पेज फॉल्ट आया है तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम की जरूरत है ना। तो मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, अगर पेज फॉल्ट आया है, लेट मी राइट दिस एज पेज फॉल्ट एज P, P is given as 0.65, यानी कि पेज फॉल्ट आया है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम को मैं S लिख रही हूं, दैट इज 100 नैनोसेकेंड्स, एंड मेमोरी एक्सेस टाइम को मैं M से डिनोट कर रही हूं, दैट इज 20 नैनोसेकेंड्स। तो अगर पेज फॉल्ट आया है तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा, सही बात है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में पूरा प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है कि रिक्वेस्ट लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे गई, पेज को रिप्लेस किया, लोड करवाया, पेज टेबल में एंट्री को अपडेट करवाया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम मींस अगर पेज फॉल्ट आया तो उसको सर्विस देने के लिए कितना टाइम लगेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पेज फॉल्ट नहीं आया, दैट इज 1 माइनस P। अगर पेज फॉल्ट नहीं आया, देन द वैल्यू इज अवेलेबल इन द मेमोरी, तो आप किसको एक्सेस करोगे? जो भी डेटा आपको चाहिए वो मेमोरी से मिल जाएगा। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू 0.65 into 100 नैनोसेकेंड्स, दोनों टर्म्स नैनोसेकेंड्स में, यूनिट का ध्यान रखिएगा, प्लस 1 माइनस 0.65 into मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन एज 20 नैनोसेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, we got here 65 plus 0.35 into 20, it is 700, so this comes out to be 7 nanoseconds. So this is 65 plus 7 is 72 nanoseconds. Correct answer for this question is option A. Next one, which page replacement algorithm suffers from Bilady's anomaly? Bilady's anomaly क्या बोलता है? On increasing the number of page frames,
जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्स बढ़ते हैं। जबकि टेक्निकली होना ये चाहिए कि अगर मेरे पास फ्रेम्स को स्टोर करवाने के लिए ज्यादा पेज फ्रेम्स है तो रिप्लेसमेंट कम होगी, यानी कि पेज फॉल्ट कम होनी चाहिए। बट देयर इज वन एल्गोरिथम जिसके अंदर ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स, ऑन increasing the number of frames, number of page faults also increases. और ऐसा किसमें होता है? We have already covered one example that happens in first out. तो एक ही एल्गोरिथम है जिसके अंदर ये बिलेडीज अनोमली वाली प्रॉब्लम आती है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Next one is optimal page replacement algorithm replaces the page. See, least recently used में हमने क्या बोला था? Least recently used में it looks in the backward direction कि कौन सा पेज बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं हुआ, ये बैकवर्ड में दिखता है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में इट लुक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि ऐसा कौन सा पेज है जो लंबे टाइम तक यूज नहीं होने वाला, जो बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं होने वाला, उसको रिप्लेस करवा दो ताकि पेज फॉल्स कम। सो वॉज ब्रॉट इन अर्लीस्ट, जो सबसे पहले आया था, दैट हैपेंस इन फर्स्ट आउट। दैट हैज बीन यूज्ड लीस्ट रिसेंटली, जो बहुत कम यूज हुआ है, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, दैट इज LRU। will not be used, will not be से क्या समझ में है? ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि जो आने वाले टाइम में काफी लंबे टाइम तक यूज नहीं होने वाला, will not be used for the longest time in future। तो फ्यूचर में कौन देख रहा है? फॉरवर्ड और फ्यूचर। और LRU किस में देखते हैं? पास्ट में। सो दिस इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, और हमसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा था। सो विल से दैट correct answer is option C, the highest frequency of use. So that is on the basis of the frequency. Next one is thrashing. Thrashing in an operating system refers to, अभी मैंने आपको hint दिया था, sometimes what happens is to improve the performance और throughput we increases the degree of multi-programming, यानी कि हम नए नए प्रोसेसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक टाइम के बाद आके परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। इनिशियली एक ही प्रोसेस है, 2 वेज और ज्यादा बढ़े, तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ी तो परफॉर्मेंस पहले तो कुछ टाइम के लिए बढ़ी, बट फिर भी मैं और प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करती गई, तो अब क्या हुआ? प्रोसेसेस को इनफ रिसोर्सेज ही नहीं मिल रही, तो परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो दिस इज द पॉइंट दैट इज नोन एज थ्रैशिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग ही कर रहे हैं, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी यूजफुल टास्क। सो इट एक्सेसिव पेज फॉल्ट मीन्स जो प्रोसेस मुझे एग्जीक्यूट करने, जो पेज चाहिए वो मुझे मेमोरी में मिले नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड करवा दिया। सो एक्सेसिव पेज फॉल्ट लीविंग द लिटिल टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पा रही। सीम्स टू बी करेक्ट। CPU executing too many threads, it has nothing to do with threads। हमने ये बोला कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज की, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम और परफॉर्मेंस कम होनी शुरू होगी। परफॉर्मेंस और यू कैन से थ्रूपुट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मल्टीपल प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर आईओ डिवाइसेस, हम आईओ डिवाइसेस की बात ही नहीं कर रहे, हम एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे हैं, सीपीयू टाइम की बात कर रहे हैं। एक्सेसिव कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस, एक्सेसिव कंटेक्स्ट स्विचिंग तक तो समझ में आ रहा है, बट ओनली बिटवीन द हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस नहीं, यहाँ पे सारे प्रोसेसेस कंसिडर कर रहे हैं। सो विल गो विद द ऑप्शन ए। आज वाले सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड विद 3 फ्रेम्स, मेरे पास 3 फ्रेम्स है, एक रेफरेंस स्ट्रिंग मुझे दिया हुआ है और मुझे नंबर ऑफ पेज फॉल्स बताने। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोल इंडिया के पेपर में 2020 में भी पूछा गया था
उसमें भी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के बेसिस पे द क्वेश्चन एंड दे आस्क फॉर द पेज फॉल्ट्स, ऑल्दो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स जो दिए हुए थे दैट वाज 4। तो सबसे पहले रेफरेंस स्ट्रिंग ले लो, दैट इज 701 203 04 23032। ठीक है, नाउ विल बी टेकिंग 3 फ्रेम्स। आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, आपको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। पहले इनिशियली ऑल द फ्रेम्स आर एम्प्टी, सारे फ्रेम्स खाली होंगे तो हमें पेज फॉल्ट ही मिलेगा। तो 701 के लिए गारंटेडली तीनों के लिए हमें पेज फॉल्ट ही मिलेगा। तो एक एक करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्टली लिख लीजिए इसको, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। तो व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली पिक 701, पेज फॉल्ट इन दोनों के लिए आएगा ही आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 7 आया पेज फॉल्ट आया, 70 आ गया पेज फॉल्ट आ गया, बट मैं क्यों लिखूं इसको। देन 2, अब यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट होगा बिकॉज मेरे पास सारे फ्रेम्स फुल हो चुके हैं। लीस्ट रिसेंटली पास्ट में देखते हैं, अभी 1 रिसेंटली यूज हुआ है, उससे पहले 0 यूज हुआ था, तो 7 विल बी रिप्लेस्ड विद 2, पेज फॉल्ट आया। 0 इज अवेलेबल, नो पेज फॉल्ट, 3 इज नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट आएगा। 0 2 बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो 0 और 2 आए हैं तो यहाँ पे 3 आ गया। अब मैंने ये वाला कॉलम देखो स्किप कर दिया बिकॉज मुझे पता है दिस इज अवेलेबल, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल, आई नीड नॉट टू राइट इट अगेन। अगर मैं लिखती हूँ तो क्या होगा, 201 है मिल रहा है तो यहाँ पे 201 ही आएगा, यहाँ पे 203 आएगा। तो लिख के क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 4 इज नॉट अवेलेबल, किसको रिप्लेस करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलो, 3 एंड 0 एज इट इज आएगा, 2 विल बी रिप्लेस्ड। 2 is now not available, पेज फॉल्ट आ गया। 4 अभी यूज हुए हैं, 0 एंड 2। 3 अभी रिप्लेस हुआ था, सो 2 will be copied, 4 will be copied, will get 3 here, फिर से पेज फॉल्ट आया। 3 will be copied, उससे पहले 2 आया है और फिर यहाँ पे 4 रिप्लेस हो जाएगा। नाउ 3 एंड 2 आर अवेलेबल, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। पेज फॉल्ट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 9 page faults. Correct answer is option B. मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ 032। तो इसमें बस एक ही तरीका है शॉर्टकट कि जहां पे आपके पास पेज फॉल्ट नहीं है, इट्स अ हिट, तो वहां पे आपको कॉपी फ्रेम्स को, रेफरेंस स्ट्रिंग के डेटा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे पेज फॉल्ट आ रहा है बस ये देखो कि कौन सा पेज आपका मेमोरी में रहेगा और कौन सा बाहर आएगा। कई बार आपसे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स पूछ लेते हैं, कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग व्हाट ऑल पेजेस विल बी अवेलेबल इन द मेमोरी, या इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होगा, 0 3 2 4 कौन सा अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक और सेशन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द रिमेनिंग टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। उसके बाद हमने सेमाफोर्स की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट डेडलॉक्स, देन मेन मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। इसके बाद डिस्क शेड्यूलिंग और बाकी जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। With that, we'll be done with the practice questions on operating system. Then we'll start with the new topic. Okay. So thank you so much, guys, for watching this video. I hope video आपको अच्छी लगी होगी. So don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.